तो हम सब ऐसा कहते हैं कि जितने भी थिएटर करने वाले जो नाट्यकर्मी हैं वो भरतवंशी कहलाते हैं। यहाँ चलते फिरते भी बहुत भूत देखे जाते हैं, ऐसा माना जाता है उत्तराखंड में। तो हमारी जो बीमारियों का दर है वो हमारे बाजार के फूड कल्चर से डेवलप हो रहा है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि गढ़वाली फोक थिएटर जो है उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। उन नाटकों में सबसे खास बात ये होती थी कि वो एक कम्युनिटी स्पिरिट के साथ होते थे। भटवाणी मिले, कड़ी मिले, झंगोरा मिले। तो टीन एज में जब तक इस तरह की डिजायर नहीं आएगी ना, थिएटर आपको कभी भी जीविकोपार्जन नहीं देगा। हम उनको गढ़वाली भाषा में छोप कहते हैं। जी, छोप का मतलब होता है जेस्चर, जिसमें 14 प्रकार के, 18 प्रकार के, 22 प्रकार के। नमस्कार, प्रणाम पैलाग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंडी थिएटर, उत्तराखंडी कल्चर के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश भट्ट, उत्सव ग्रुप के डायरेक्टर व संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर राकेश भट्ट। तो चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनसे फोक थिएटर के बारे में और उत्तराखंडी कल्चर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद प्रियांशी, और आपके चैनल का, पॉडकास्ट टीम का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया। सर, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर हाँ, आके? निश्चित रूप से जो आपकी टीम वर्क है, आपका जो उत्साह है और चीज़ों को जानने की जो उत्सुकता है वो बहुत अच्छी है और अच्छा लग रहा है। जी सर। तो सर, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस कार्यक्रम की। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि थिएटर क्या है और फोक थिएटर क्या है? हाँ, काफ़ी अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो थिएटर का ही एक कंपोनेंट है, एक जी, घटक है फोक थिएटर। बेसिकली वर्ल्ड में जो थिएटर जो परफॉर्म होता है उसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं। जी, आ, इसकी बैकग्राउंड में अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारी जो थिएटर का जो कल्चर है वो हमारे पार्शियन जो लोग थे, जी, पारसी जो लोग थे, दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले थिएटर का फॉर्म उन्होंने शुरू किया। और आज भी दुनिया में जहाँ भी जिस तरह भी थिएटर किया जाता है, जिस तरह भी थिएटर खेला जाता है, उसमें पार्शियन रंग दिखता है। जी, चाहे वो हमारा फोक थिएटर हो, चाहे हमारा हिंदी थिएटर हो, नेशनल थिएटर हो, या ख़ास तौर से जो मध्य एशिया का जो थिएटर है उसमें पारसी रंग दिखाई देता है। जी, यूरोप का थिएटर है, यूनान का थिएटर है, प्रागैतिहासिक काल जिसे कहते हैं, अगर हम कॉन्टेम्प्ररी एज देखें तो यहाँ से थिएटर की डेवलपमेंट होती है। और भारत में संस्कृत नाटकों से हमारे थिएटर की शुरुआत मानी जाती है, जैसे कालिदास के नाटक, भास के नाटक। जी, और हमारे यहाँ तो भरत मुनि जो पहले नाटककार जिन्हें माना जाता है। तो हम सब ऐसा कहते हैं कि जितने भी थिएटर करने वाले जो नाट्यकर्मी हैं वो भरतवंशी कहलाते हैं। जी, हम सबसे पहले नाटक में भरत वाक्य भी गाते हैं, भरत मुनि को याद करते हुए। जी, लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा इसका माइथोलॉजिकल पार्ट देखें तो भगवान शिव सबसे पहले नाटककार माने गए हैं, जिन्हें नटराज भी कहा गया है। जी, बिल्कुल। और नटराज के द्वारा जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है, ख़ास तौर से जो तांडव, शिव तांडव नृत्य जो होता है, उनके द्वारा जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, वो आज भी हमारे थिएटर में, चाहे वो हिंदी थिएटर हो, चाहे फोक थिएटर हो। तो तुम्हारा प्रश्न ये था कि थिएटर और फोक थिएटर में डिफरेंस डिफरेंशिएशन। क्या है। फोक का जब हम एलिमेंट लेते हैं तो वो उसमें हमारा रीजनल कल्चर आ जाता है। जी, आप जिस जगह से हैं, जिस जगह को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस जगह का जो थिएटर कंपोनेंट है, जी, चाहे वो उत्तर में जाएं, पूरब में जाएं, दक्षिण में जाएं, पश्चिम में जाएं, अलग अलग रीजन के अलग अलग थिएटर हैं। जैसे आप दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ पर दक्षिण भारतीय परंपराएं हैं थिएटर की। जी, उसमें भरतनाट्यम है, कथकली है, स्ट्रीट थिएटर है, जी, मास्क थिएटर है। जब आप बंगाल की तरफ जाते हैं तो बंगाल का थिएटर बड़ा रिच है, जैसे जी, बंगाली थिएटर कहते हैं। महाराष्ट्र में आप जाते हैं तो मराठी थिएटर दुनिया जी, में बहुत जी, बड़े नाम से जाना जाता है। कश्मीर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप भांड थिएटर आपने सुना होगा। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जब जब आप जाते हैं तो वहाँ का एक स्पेसिफिक थिएटर है। जी, यहाँ पर शायद हम बात कर रहे हैं अपने उत्तराखंड फोक थिएटर जी, की। बिल्कुल।
तो उत्तराखंड थिएटर में भी डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसमें हमारा एनवायरमेंटल थिएटर है, हमारा रिचुअल थिएटर है, हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, हम्म, हमारे जो ब्लेज थिएटर जिसे कहते हैं, घर आंगन में खेले जाने वाले जो जी नाटक हैं। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिन पर मुझे लगता है कि तुम्हारे और भी प्रश्न होंगे, तो ये धीरे धीरे इस पर बात हम आगे कर सकते हैं। जी। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि गढ़वाली फोक थिएटर जो है उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक तो इनका सेटअप किस तरीके का होता है। अगर जैसे अलग अलग फोक में जो आपने फॉर्म्स बताई, उनका सेट इनफॉर्मल होता है या फॉर्मल होता है, किस तरीके का सेट होता है, किस तरीके से उसे डेवलप किया जाता है, उसके बारे में देखिए, थोड़ा बताइए। थिएटर का फॉर्म ऐसा होता है कि जब हम कमर्शियल थिएटर करते हैं, जी। जब हम अपने गांव के थिएटर को किसी कमर्शियल स्टेज पर ले आते हैं, तो हमारी अपनी सर्टेन प्रॉपर्टी होती है, सेटअप होता है, नाटक के अनुसार, थिएटर परफॉर्मेंस के अनुसार हमारे स्टेज सेटअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है। लेकिन हम एक ऑर्गेनिक थिएटर की अगर हम बात करें, तो गांव में थिएटर में एक टर्म्स यूज़ किया जाता है, कबाड़ का जुगाड़। जी। थिएटर में ये यूज़ किया जाता है। तो गांव में जो भी हमारे संसाधन होते हैं, जी। ख़ास तौर से अब अगर आप कॉन्टेम्प्रेरी एज में रामलीलाओं का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आज तो हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी हो गए हैं, हमारी लाइट्स ठीक हो गई हैं, हमारा साउंड ठीक हो गया है, हमारा स्पेस ठीक हो गया है, स्टेज ठीक हो गया है। आज से 50 वर्ष पहले का अगर आप पीरियड देखें, तो न किसी गांव के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी ऐसी, न राजा के मुकुट हुआ करते थे, न उनके इस तरह के राजसी कपड़े हुआ करते थे। तो गांव से ही प्रबंध करके हम लोग किस कागज़ का मुकुट बना लिया। हम्म। आजकल हमारे यहाँ जैसे सावन में मक्की होती है ना, जी। तो उस पर कुछ बाल लोग आते हैं हाँ मक्की के, जी। वो उसके जो बाल हम मूँछों की तरह इस्तेमाल करते थे। जी। और गांव में एक पंचायती, एक हमारे पास जो ओढ़ना होता था उसे चांदनी का कहते हाँ थे, हाँ हाँ। एक चांदनी लगा दी। और आज जिनको हम पेट्रोमैक्स कहते हैं, हमारे ज़माने में उनको गैस लाइट कहा जाता था। तो एक गैस लाइट यहाँ से जली, एक वहाँ से जली, एक पीछे से जली, एक आगे से जली, और इधर गैस पकड़ने वाले, उधर पेट्रोमैक्स पकड़ने वाले, फिर किसी तरह से मतलब कपड़ों का प्रबंध करते हुए और अपना ये परफॉर्मेंस देते थे। तो ये एक ऑर्गेनिक फॉर्म है हमारा। जी। धीरे धीरे जब हमारे संसाधनों में वृद्धि हुई, धीरे धीरे हमारी ज़रूरतों में वृद्धि हुई, तो फिर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा भी हुआ, पैसे से हमने कुछ सामान खरीदा, सहारनपुर से, दिल्ली से लेकर के हमने सामान ले आया, जी। और फिर राजा के मुकुट आए, उनके राजसी राष्ट्रीय कपड़े वस्त्र। आए, जी। स्टेज ठीक बना, और आज एक अच्छे सेटअप के साथ रामलीलाएं होती हैं। जी। ठीक ऐसा ही हमारे नाटकों के साथ भी है। जी। नाटक भी जब हम गांव में खेलते थे आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले, तो इसी तरह के जुगाड़ करके नाटक हुआ करते थे। जी। और उन नाटकों में सबसे खास बात ये होती थी कि वो एक कम्युनिटी स्पिरिट के साथ होते थे। किसी भी आदमी को कोई भी रोल करवा देना, किसी भी गायक से कुछ भी गवा देना, और ये एक कंपोनेंट जो हमारा बनता था, इसको रूरल थिएटर हम कहते थे। और धीरे धीरे हमारी स्किल डेवलपमेंट होती गई, हमारे बच्चे इसमें कौशल बढ़ाते गए, और आज ये अच्छी बात है कि जो हमारा रूरल थिएटर है वो कमर्शियल की तरह उसको पेश किया जा रहा है। तो वो आपने सेटअप की बात कही, तो सेटअप कुछ भी नहीं होता था। गांव का एक चौक चाहिए, दीवार कहीं पर है तो उस दीवार का उपयोग कर लिया, किसी का तिवारी है तो उसका उपयोग कर लिया, जी। है ना। तो ये एक ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारा थिएटर जो होता था। और मुझे ये लगता है, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ऑर्गेनिक थिएटर है, जो एक्चुअल जो थिएटर है, वो गांव में इसी तरह से हम दीवार में बैठ करके करते थे। मैं कुछ उदाहरण उसमें देता हूँ। हमारे यहाँ बेड़ा परंपरा होती थी, जिन्हें बादी भी कहते थे, शायद जी। तुमने सुना होगा। जी। तो रात तक चलने वाले आंगन में बादी बेड़ों के हमारे नृत्य होते थे। तो हम तिवारी में बैठ करके, दीवाल में बैठ करके, छज्जे में बैठ करके, जहाँ जिसको जगह मिली, वो एक हमारी बड़ी ऑर्गेनिक फॉर्म होती थी। तो इसके लिए तो कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं होती थी, जिसका जैसा जैसा संसाधन थे उस तरह का ये थिएटर होता था। और धीरे 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 डेवलप होता गया। आज हालांकि बेड़ा परंपरा समाप्त हो गई है, लेकिन हमारे कुछ गीतों में, हमारे लोक नृत्यों में आज ये परंपराएं हैं जो हम स्टेज में इनको परफॉर्म करते हैं समय समय पे। जी।
सर जैसे कि आपने बताया कि थिएटर जो अलग-अलग फ़ोक में भी बताया आपने, तो रिचुअल थिएटर क्या रोल प्ले करता है? जैसे कि रामायण हो गया, ये सारे जो रिचुअल थिएटर में आते हैं, तो इनकी थोड़ी मुझे इम्पोर्टेंस, इनकी सिग्निफिकेंस, इनके बारे में बताइए थोड़ा। रिचुअल थिएटर जो तुमने जानना चाहा है, बेसिकली रिचुअल्स हमारे अनुष्ठान से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। जी, वो एक ऐसा आर्ट जो हमारे अनुष्ठान और हमारे प्रदर्शन दोनों से जुड़ा हुआ हो। जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं का प्रचलन है, जी, और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ पांडव जो हुँ, थिएटर है वो सबसे बड़ा रिचुअल थिएटर है। जी, हमारे यहाँ बगड़वाल परंपरा जो होती है वो सबसे बड़ा रिचुअल थिएटर है। जी, हमारे यहाँ नरसिंह भैरव के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सबसे बड़ा थिएटर है। तुमने सुना होगा कि अछरियाँ नाचती हैं गांव में, अछरियाँ नचाना पड़ता है। जी, 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 उसके लिए अलग तरह के जो पिकुलियर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डौर, थाली, ढोल, दमाऊं, शंख, रणसिंगा, भंकोरा, ये जितनी हमारी जो फोक प्रॉपर्टीज़ हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट हैं, इनकी सहायता से किया जाने वाला जो थिएटर होता है वो रिचुअल थिएटर होता है। जी, रिचुअल थिएटर इसलिए हम करते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यू है ख़ासतौर हुँ, से, हुँ, वो बनी रहें। जी, हमारे यहाँ एक बड़ी मान्यता है कि जो मृत आत्माएं होती हैं, मृत आत्माओं के शांति के लिए वो कहीं इस मृत्युलोक में अगर कहीं भटक रही हैं, उनकी शांति के लिए हम लोग अछरियों का नृत्य करते हैं, बगडवाल का नृत्य करते हैं। जी, तो ये हमारा रिचुअल थिएटर है, जी, और इनको देखने के लिए बहुत से लोग आज भी गांव में अछरी नृत्य जब होता तो लोग देखने जाते हैं। जो डौर थाली के साथ जो परफॉर्मेंस होती है, पांडवों को देखने के लिए हज़ारों लोग जाते हैं, वो भी हमारा एक थिएटर है, रिचुअल थिएटर है वो, इसलिए कि हम पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। ख़ास तौर जी, से केदार घाटी में, बद्रीनाथ घाटी में, यमुना घाटी में, टॉन्स में, जौनसार बाबर में अगर आप जाएंगे तो पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं ये लोग। यहाँ तक जी, कि पिंडदान भी करते हैं आज भी। आज भी पांडव जब नृत्य जब उनका होता है तो उनके लिए अपने बाल देते हैं गंगा स्नान के समय पे। जी, तो पांडवों की आत्मा, ऐसा कहा जाता है कि जब वो अंतिम समय में उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में वो भटके, स्वर्गारोहणी अगर आपने सुना होगा, जैसे सतोपंथ भी कहते हैं, वहाँ से पांडवों को कहा जाता है कि वो स्वर्ग स्वर्ग से पहुँच धारे। गए थे। तो इस अवधि में पांडवों ने एक बड़ा कष्ट भोगा यहाँ पर। जी, कहा ये भी जाता उनको कोढ़ हो गया था, वृद्ध हो गए थे, रुग्ण हो गए थे, और इस उत्तराखंड की भूमि में उन्होंने बड़े कष्ट भोगे, क्योंकि भ्रातृ हत्या के बाद उनको श्राप हो गया था। जी, अपने ही बंधु बांधवों की हत्या के बाद पांडवों को कोढ़ हो गया था, ऐसा ऐसा माना जाता हमारे रिचुअल्स मान्यताओं के में। अनुसार। तो उस पूरी उस कष्ट की मुक्ति के लिए हम लोग पांडव नृत्य करते हैं, ताकि उनकी आत्मा आज भी अगर यहाँ है, तो उत्तराखंड की इन घाटियों में कहीं है, तो वो शांत रहें शांत हो जाए। और स्वर्ग में उनको अच्छा स्थान मिले। ये हमारा रिचुअल थिएटर है। जी। सर जैसे थिएटर का एक विलेज लाइफ पे, कम्युनिटी पे क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है कम्युनिटी पे। अगर कम्युनिटी लाइफ से थिएटर आर्ट को हटा दें जी, तो हम बहुत नीरस हो जाएंगे, हमारी लाइफ बहुत ड्राई हो जाएगी। जी, थिएटर के बहाने या किसी भी आर्ट के बहाने या किसी भी रिचुअल के बहाने हमारी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। एक तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गांव में 1 महीने का पांडव नृत्य होता है, जी, किसी भी गांव में, तो सिर्फ उस गांव की स्पिरिट नहीं होती है, उसके आसपास के गांव भी उस पूरे आयोजन से जुड़ते हैं, जी, और पांडवों के प्रति जो उनकी अगाध श्रद्धा है वो एक बार फिर से जागृत जागृत होती है। होती है। उसमें क्या होता है कि गांव में हमारी जो पर्सनल जो छोटे छोटे हमारे डिफरेंसेस होते हैं ना, जी, एक मनुष्य के तौर पर जी, बिल्कुल। कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वर्ष भर में या 6 वर्ष में या 10 वर्ष में जब कभी भी होता है, जी, तो कभी कभी हम ऐसा भी अवसर हमने देखा है पांडव नृत्य के बहाने कि परिवार भी एक हो जाते हैं। जी, भाई भाई जहाँ जिनकी नहीं बन रही है वो भी उस आयोजन के बहाने एक हो जाते हैं। पांडवों के निमित्त हम सबकी एका बनी रहती है, जी, और उसके मैं 2 फायदे मानता हूँ। एक तो हम अपना रिचुअल पूरा करते हैं, दूसरा हम अपनी सोसाइटी को कलरफुल करते हैं। हमारी सोसाइटी का एक बहुत बेहतरीन एक कैरेक्टर है, हम सब
उत्सव धर्मी लोग होते हैं, खासतौर से उत्तराखंडी जो लोग होते हैं, जी पहाड़ी जो लोग होते हैं, उनके अंदर से उत्सव होता है। बात बात पे हम लोग उत्सव मनाते हैं। जी हमारे नाचना हमारी प्रवृत्ति है, जी बिल्कुल गाना हमारी प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आई है? हमारी उसी कम्युनिटी से आई है। और अगर हम अपनी कम्युनिटी से वो सारा रिचुअल, सारा थिएटर, सारा वो कलरफुल आर्ट जो अगर हटा दें तो हम लोग ड्राई हो जाएंगे। जी माफ़ करना कि मुजफ्फरनगर, मेरठ और ये जो एक बेल्ट मानी जाती है ना, तो एक ड्राई बेल्ट मानी जाती है, अनकल्चर्ड, जी जहाँ पर जी बंदूक का कल्चर है, जी जहाँ पर ज़मीनों के घपलों का कल्चर है। जी तो अगर हम उस पूरी कम्युनिटी से अपना ये कल्चर हटा देंगे तो हम कहीं ना कहीं इन घपलों में न फंस जाएं, कहीं कहाँ जी ज़मीन के घोटाले हो रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, चाकू छुरियाँ चल रही हैं। तो इस अपयश से बचने के लिए हम अपने सोसाइटी को कलरफुल बनाते हैं जी और समय समय पर हम एक दूसरे को फिर जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। जी तो सर जैसे कि ये बात हमने की थिएटर के बारे में, अब मैं आपसे थोड़ा फोकलोर और फोक टेल्स के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, शायद हमारी ऑडियंस को पता भी हो और शायद ना भी, कि यहाँ चलते फिरते हुए बहुत भूत देखे जाते हैं, ऐसा माना जाता है उत्तराखंड में। और शायद कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ कभी महसूस की होगी, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं जब नहीं, आपने भूत का तो महसूस। हमारे पास एक स्पेशल मतलब स्टडी भी है। जी अगर आपने विलियम बोसेक्स का नाम सुना हो, जो जर्मन के बड़े प्रोफेसर हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जी जी उन्होंने उत्तराखंड के भूत पर तो एक स्पेसिफिक स्टडी की है। और भूत का मतलब ये नहीं कि उससे हम डर जाएं या जी कोई डरावनी चीज़ है या वो हमारा कोई नुकसान कर ले। भूत का मतलब एक अतृप्त आत्मा से है। जी बिल्कुल कभी कभार आप महसूस करते होंगे, कभी किसी एकांत जगह पर कुछ आवाज़ें कुछ अजीब सी होती हैं, जी बिल्कुल कुछ साए आपको अजीब से दिखते हैं, कुछ अजीब से सरसराहट आपको नज़र आती है, या कभी कभी किसी जागृत मनुष्य को सोते हुए में कभी आप देखें तो बड़बड़ाने लगता है, कुछ कहने लगता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड बात कह देता है। तो ये जितने अंश हमारे देखते हैं, इसे हमारी मान्यताओं में इसे भूत का अंश माना जाता है। जी वो भूत क्या है, पहले मैं इस पर क्लियर बिल्कुल करना चाहूँगा बात को, कि भूत एक कॉन्सेप्ट है हमारा और हमारी ये एक सोशल वैल्यू है। हम्म। हम ये मानते हैं कि जो अल्पायु में मृत जो लोग होते हैं, वो चाहे बच्चे हों, युवा हों, या फिर ऐसी मौतें जो सडनली हो गई हो अचानक जाते, अचानक अकस्मात। होगी, अकस्मात, रोड एक्सीडेंट में, जी जंगल में घास काटने गई थी, वहाँ औरत, हमारी स्त्री जंगल में गिर गई, पेड़ से गिर गई, बाल मृत्यु होती है, जवान मृत्यु होती है। ये अनएक्सपेक्टेड मौत होती है, अननेचुरल होती हैं। एक तो नेचुरल होती है, अपना उम्र पार जी कर दी और जी हम मान लेते हैं कि एक बुजुर्ग था, 80-90 साल के एक बुजुर्ग थे, नेचुरली उनकी डेथ हो गई। जी जवान डेथ जब होती है, बच्चा जब मरता है, या स्त्री जब घास लेकर लेने जाती है और वहाँ वो खाई में गिर जाती है, इनको अननेचुरल डेथ कहते हैं। जी बिल्कुल तो हमारी अपनी मान्यता है कि जब इस तरह की जब अननेचुरल डेथ होती हैं तो ये कहीं ना कहीं इनकी मृत आत्माएं हमारे आसपास ही होती हैं। और हमारे रिचुअल में तो ये बहुत स्ट्रांगली देखा भी गया, माना भी गया, और हमने महसूस भी किया है कि किसी एक परिवार के ही किसी सदस्य पे वो वो मृत आत्मा आत्मा आकर के वो अपना अपनी डिज़ायर व्यक्त करती है। व्यक्त करती है कि मुझे ये करना था, नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि एक एक जवान लड़का, हमारी गांव के पास में ही एक मैंने ये इंसिडेंट देखा कि उसकी फूफू, बुआ मतलब, उस पर जो जवान लड़का जब आया तो कहा मुझे हाई स्कूल करना था, नौकरी लगनी थी, अपने माँ बाप को पालना था, वो सब डिजायर उसकी उसके साथ चली गई। जी तो फिर क्या करते हैं कि जो अभी जो हमने पिछले पार्ट में जो आपसे कहा कि इस तरह के जब हमारी ये आछरी नृत्य, भूत नृत्य, हाँ जी रासें जब होते हैं तो उसी आत्मा को शांत करने के लिए किए उन जाते हैं। नृत्यों को किया जाता है। और अगर हम ऐसा न करें तो हमारा एक भ्रम रहता है कि हमारी वो आत्माएं हमारे आसपास हमको डरा रही हैं, हम्म हमको भयाक्रांत कर रही हैं और हमसे कह रही हैं कि हमारे लिए कुछ करो। जी तो हमारे जो रिचुअल्स, जो थिएटर है जिसमें हमारी अछरियाँ, हमारे नाग सिद्धवा, हमारे बगडवाल, जी ये जब नचाते हैं तो उन्हीं मृत आत्माओं, यानी जिन्हें आप भूत कह रही हैं, हम्म उन्हीं भूत को शांत करने के लिए हमारा ये फोक थिएटर होता है। जी तो सर आपका कभी ऐसा सामना हुआ?
हाँ, मैं 1-2 बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि जी। हम लोग बचपन में जब गाँव में रहते थे तो कुछ आवाज़ें आती थी, और कभी जैसे हम देर भी हो गई तो वो कहता था, मतलब हमारे आस-पास से आवाज़ आती, भाई इतनी देर से क्यों जा रहा है? पीछे देखा तो कोई नहीं। कभी कहा कि टाइम से घर जाया करो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो और इस एक तरीके बार मुझे ये एहसास है कि मैं बचपन में साइकिल से कहीं जा रहा था, जी, तो साइकिल से मेरा एक दोस्त भी था, पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ था, मैं साइकिल चला रहा था, तो किसी एक व्यक्ति ने हाथ दिया। हाथ दे करके हमें रोका, और रो करके कहा कि किसके बेटे किसका बेटा है तू? तो पीछे वाला घबरा के थोड़ा सा घबराया और आगे भाग गया वो, हाँ, मतलब। उतर के हाँ, भागे। उसने जब वो मतलब उसकी शक्ल वक्ल देखी तो मैं भी थोड़ा सकपका गया, थोड़ा साइकिल नीचे ज़मीन में गिर गई। जी, तो हम तो कुछ कह नहीं पाए। जैसे हमने साइकिल उठाई, वो लड़का जब आगे भागते हुए देखा तो वो आदमी फिर वहाँ से गायब हो गया था, वो वहाँ पर नहीं था। सिर्फ इतना उसने पूछा, और उस रात तो पूरी नींद नहीं आई हमें। बिल्कुल लेकिन सर। किसी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, और हमें भी इस तरह का हुआ है। तो मुस्लिम परंपरा में जी, इसे सैयद या सैद, तुमने सुना होगा। जी, जी, जी। सैद हमारे पहाड़ में ख़ास तौर से कहते हैं। हुँ, मुस्लिमों में एक ये मुस्लिमों के भूत परंपरा को सैयद कहते हैं, जी। सैद कहते हैं। ऐसा तो कहीं तो ऐसा कहा जाता है कि घोड़े में आता है, फिर वो बीड़ी सिगरेट उसका माँगता फेवरेट है। है, वो मांगता है। ऐसा हमसे तो उसने नहीं मांगा, लेकिन उसके जो मतलब बड़ा चमकदार उसके कपड़े थे, बड़ा रौबिला किस्म का आदमी था। तो फिर जो ये गानों में बात होती है कि भूत बीड़ी माँगता है, तो क्या ये रियल में होता है? ऐसे हुआ अब है मेरे कभी? को तो ये बीड़ी का एक्सपीरियंस तो मेरे को नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे से कहा है। जी, एक इलाका, ये जो इलाका जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे बधाड़ का इलाका है, जहाँ जी, ये इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ था जब जी, मैं जी, छोटा था, जब मैं पढ़ता था। तो वहाँ पर बहुत से जगहों पर सैयद के लिए या सैद के लिए स्थान बनाए गए हैं। जी। सैयद भी वही होते हैं, जवान मुसलमान कहीं डेथ हो गई तो हाँ वो जी, सैद बन जाता है या सैयद बन जाता है। तो उनके लिए स्पेशली जगह बनाई गई है, एक जी, चबूतरा किस्म का कोई बनाया गया है, या छोटी सी कोई मस्जिद बनाई गई है। वहाँ पर हम आज भी मतलब वहाँ के लोग एक बीड़ी का बंडल या सिगरेट का पैकेट, माचिस, धूप वगैरह वहाँ पर रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर जी, आप उस ट्रैक पे यात्रा कर रहे हैं तो ये परंपरा है। जी, ख़ास तौर से अगर आप जब कर्णप्रयाग से थराली ग्वालदम की तरफ जाएं, तो बहुत सी जगह मैंने ये परंपरा देखी है कि लोग उतरते हैं, वहाँ पर बीड़ी रखते हैं और चलते हैं। जी, तो वो उनकी शांति के लिए या उनके आत्मसंतोष के लिए शायद ऐसा किया जाता है। और बाकी हमारे जो पहाड़ की परंपराएं हैं, जहाँ पर जिस तरह के भूत की परंपरा है, वहाँ पर भी हम निश्चित रूप से वहाँ पर धूप चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जी, अर्घ देते हैं, और फिर हम उनकी आत्मा की भी शांति की प्रार्थना करते हैं। जी, तो भूत का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थिएटर से अलग इसलिए है क्योंकि वो एक सल्टेन परंपरा है हमारे यहाँ। उसके जी, लिए उसके जागरी होते हैं, भूत नचाने वाले स्पेसिफिक लोग होते हैं। जी, तो भूत का तो बड़ा कॉन्सेप्ट है। जी। तो सर जैसे आपने अभी जागर की बात करी, तो मैं जानना चाहूँगी कि जागर को रिलीजियस उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व किया जागर गया? पूरा का पूरा ही रिलीजियस है। जी, जागर का मतलब होता है जागृत करना। जी, अगर मैं किसी देवता का पशवा हूँ, पशवा जानते हैं ना, पशवा कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई निश्चित देवता प्रकट होता है। जी, कोई नरसिंह, भैरव या बगड़वाल या पांडव का कोई पशवा। जी, तो उस पशवा के अंदर के उस रिचुअल को जगाने के लिए जागर गाए जाते हैं। जी, जागर गाने की भी अलग अलग परंपरा है। वो ढोल दमाओं के साथ भी होते हैं, जी, डौर थाली के साथ भी होते हैं। और उसके लिए आपने देखा होगा कहीं पर रणसिंगा, भंकोरा हम जब यूज़ करते हैं तो वो जी, एक इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाता है, वो कि वो अंदर से फिर उसका पशुए के अंदर से उसका जो मूल कैरेक्टर है, जी, चाहे वो नरसिंह है चाहे भैरव है, वो प्रकट होता है और फिर हम उसकी पूजा करते हैं। और जब तक वो उसके अंदर अवतरित रहता है तब तक हम ये मान लेते हैं कि ये नरसिंह है, ये भैरव हैं, या ये फला फला है। जी। और सर जैसे अभी हमने बात करी फ़ोक थिएटर और जो भी रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल उसके बारे में। तो महाभारत और रामायण को
उत्तराखंड फोक थिएटर में किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है, या इंक्लूड ऐसी किस मतलब ऐसे कौन से प्लेज हैं जिनमें इस तरीके से दिखाया गया है, जैसे जो स्पेसिफिकली महाभारत और रामायण को डिपिक्ट करते हों? देखिए, रामायण और महाभारत दो डिफरेंट चीज़ें हैं उत्तराखंड की परफॉर्मेंस के लिए। जी रामायण का कंटेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो रामायण तो पूरे देश में खेली जाती है। जी रामायण का कैरेक्टर तो लगभग लगभग उसकी जो मतलब एक्सप्रेशन है, उसके जो जेस्चर हैं, मुझे ये लगता है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग एक जैसे ही है। और सब जानते हैं कि रामचरितमानस की कथा क्या है। जी जब ये उत्तराखंड की सीमा के अंदर किया जाता है तो इसमें एक तरह का फोक थिएटर भी जुड़ जाता है। जी बिल्कुल। फोक थिएटर इस मायने में जुड़ता है कि कहीं कहीं पर इसको हम एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं। वहाँ पर भाषा का अंतर आ जाता है, वहाँ पर गीत के गायन का अंतर आ जाता है, और ख़ास बात यह है कि गांव के जो जनता है, गांव के जो लोग हैं, उसमें बीच बीच में अपने भी कुछ इनपुट देते रहते हैं। देते जैसे रहते कभी तुमने देखा होगा रामायण में जब कभी भी सीता स्वयंवर का दृश्य होता है, जी ना, तो बहुत से उसमें हास्य कलाकार भी आ जाते हैं। जी रामायण में तो ऐसा नहीं है। नहीं। अगर आप मूल रामायण देखें तो धनुष तोड़ने वाले तो एक से वीर महावीर आए। जी लेकिन जब वो फोक थिएटर में बदलता है तो वो उसमें थोड़ी सी कॉमेडी का अंश आ जाता है, व्यंग आ जाता है, कुछ अपने अपने आर्टिस्ट अपने तरह से मतलब इम्प्रोवाइज करते हैं चीज़ों को, जी कि फलाने गांव से फलाने आए हैं, अलाने गांव से अलाने आए हैं। ये हमारे एक फोक थिएटर का अंश है जी और ये विशुद्ध मनोरंजक है। जी। इसका रिचुअल से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। हाँ, कुछ ऐसे हमारे पार्ट्स हैं जिसमें हनुमान जी का पात्र है। हनुमान जी के पात्र को हम इसमें बहुत रिचुअलिस्टिक लेते हैं। जी ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान का पात्र है वो उन दिनों अपने अनुशासन में रहता है। वो गरिष्ठ भोजन नहीं करता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, और एक तरह का एक एक टाइम का व्रत रखता है। जी हनुमान के जो खास तौर से पात्र हैं, एक रिचुअल पात्र हम हनुमान का उसमें मानते हैं। और कहीं कहीं पर हमने देखा भी है कि रामलीला में जब हनुमान अति भावुक होते हैं, हनुमान का पात्र, जी तो अंदर से फील करता है कि वो हनुमान हैं। जी वो कच्चे फल खा जाते हैं, और जो बड़े बड़े जो लौकी कद्दू जो गांव में लगे रहते हैं जी उनको खा जाता है हनुमान, और वो जी। कहाँ पचता है ये आज तक भी नहीं पता चला। पता नहीं चला। तो इसका मतलब होता है कि कोई एक पावर सुपर है। नेचुरल पावर है। लेकिन जब हम महाभारत की बात करते हैं जी तो महाभारत पूरी तरह से फोक में बदल जाता है। जी फोक में इसलिए बदल जाता है कि वो लोकल डायलेक्ट में होता है, उसके प्रॉपर बाजगिरी होते हैं, ढोल बजाने वाले, वो पूरी महाभारत की गाथा गाते हैं। और महाभारत की गाथा गाते हैं वहीं की लैंग्वेज में, जिस एरिया में वो परफॉर्मेंस हो रही है, और उनकी ताल पर, उनके गायन पर हमारे पांडव नृत्य होते हैं, जी अलग अलग ताल पे, जिन्हें अंग्रेजी में जिनको जेस्चर्स कहते हैं, हम उनको गढ़वाली भाषा में छोप कहते हैं। जी। छोप का छो मतलब होता है जेस्चर, जिसमें 14 प्रकार के, 18 प्रकार के, 22 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के छोप होते हैं। वो छोप हमारी पूरी साइंटिफिक प्रोसेस से बने हुए हैं। कभी नीचे बैठ के डांस करना है, कभी ऊपर बैठ के डांस करना है, कभी लहरा के डांस करना है, कभी झुक के डांस करना है, कभी फास्ट करना है, कभी स्लो करना है। तो हमारी शारीरिक भावभंगिमाएँ हैं, जी और वो परंपरागत रूप से हमारे पूर्वजों ने हमें नृत्य में दी हुई हैं। वो हमारी जी नृत्य कलाएं हैं। जी तो हम ये सीधे सीधे इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं, रामलीला हमारी विशुद्ध मनोरंजक परफॉर्मेंस है, जी बिल्कुल। और महाभारत हमारी रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस है, जिसमें जी हम हमारे जो प्रॉपर वेपन्स हैं होते हैं, जो गांव में जो हथियार, पांडवों के जो हथियार होते हैं, वो एक स्पेशल जगह पर रखे जाते हैं, और उसी वक्त बाहर आते हैं जब पांडव नृत्य होता है। और पांडव नृत्य के बाद विधिवत रूप से उनको हम वापस रख दिया वापस कर जाता देते हैं। उनको स्त्रियों का छूना मना होता है, जी बच्चों का छूना मना होता है। जिस दिन वो बाहर आते हैं उस दिन एक अलग दिन होता है, जिस दिन वो अंदर रखे जाते हैं वो अलग तरह का होता है। ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं को उसके आसपास नहीं जाने दिया जाता है, बच्चों को उसके पास नहीं जाने दिया जाता है। तो ये एक ऐसा रिचुअल है जो बहुत गहराया हुआ है हमारे समाज में। है। जी और महाभारत का तो हमारे बड़े आख्यान हैं, और पांडव नृत्य उससे जुड़ी हुई जो कलाएं हैं, वो पूरा का पूरा रिचुअल थिएटर हमारा है। जी। और सर, जैसे अभी तक हमने बात करी महाभारत और
हमारी रामायण के बारे में, ये थिएटर फॉर्म्स के बारे में, डांसेस के बारे में। तो अब मैं जानना चाहूँगी यहाँ की आर्ट के बारे में, जैसे ऐपण है, तो उसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, ऐपण तो बेसिकली हमारी एक तरह का, जैसे कहते हैं ना कि सजावट की कला है, जी ठीक है ना। और वो एक एरिया विशेष को, खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र को जी वो रिप्रेजेंट करती है। जी किसी भी इलाके का एक स्पेसिफिक आर्ट होता है। जी अगर आप फाइन आर्ट की बात करें तो ऐपण जो है, अब तो वो पूरे उत्तराखंड में समा गया जी है। जी जी अब हम बिल्कुल तो उसको तुमने देखा होगा कि स्टेज में भी जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो ऐपण आर्ट दे रहे हैं, जी है ना, इतना पॉपुलर वो हो गया है। तो बेसिकली वो एरिया रिप्रेजेंटेशन करता है, और वो मैनुअली, मतलब हम उसको उतना, हमारी अपनी व्यक्तिगत उस कौशल है कि हमने उस ऐपण आर्ट को इतना पहुंचा दिया है कि आज वो विश्व स्तर पर पहचानी जाती है। तो ऐपण का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो एक एरिया विशेष को रिप्रेजेंट करने वाली एक आर्ट है, एक कला है। जिसने एक जगह बनाई है नेशनल लेवल पे या जी इंटरनेशनल लेवल पे। जी। तो सर गढ़वाल की भी ऐसी कोई आर्ट फॉर्म होती है? बिल्कुल होती हैं, गढ़वाल की भी आर्ट फॉर्म होती हैं। ख़ास तौर से हमारे जो कास्ट कलाएं हैं, भवन निर्माण है। जी अब तो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं गांव में, सीमेंट के मकान बन रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कॉन्टेम्प्रेरी एज में देखें, कालांतर में देखें, तो हम किसी भी मकान को बिना खोली का गणेश का नहीं बनाते थे। बिल्कुल। अगर आप आज भी पुराने मकानों को देखें तो जो प्रवेश द्वार होता है हमारा, जी खोली जिसे कहते हैं, गणेश भगवान जी वहाँ पर मिलेंगे। उसके आसपास की नक्काशी आप देखिए कितनी खूबसूरत होती है। हमारी खिड़कियों में स्पेसिफिक एक आर्ट होता था, मोरी बोलते थे जिनको, जी मोरियाँ। फिर छज्जे बनाए जाते थे, डिंडियाली जिसको बोलते थे, जिसको तिवारी भी कहते हैं, डिंडियाली बनाई जाती थी। तो वो उसका जब हमारा एक लुक होता था, जब हम जाते ही कहीं जी उस मकान पर पहुंच करके, एक नॉस्टेल्जिया जिसे कहते हैं, हम्म, हमारी जो पूरी की पूरी खुद है, वो सारी। वो सारी तर पाँव में आ जाती थी अपने उस मकान को देख करके। जी बिल्कुल। ये यहाँ पर हमारे दादाजी बैठते हैं, यहाँ पे हमारी दादी बैठती थी, यहाँ हम लोग खेलते हैं, ये हमारी खोली है, ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, सामने का बाग बगीचा है। जी और पत्थरों से बनाए हुए चौक जिसे पठाली कहते हैं, हाँ जी पठाल आज भी हैं बहुत से। अगर आप गांव में जाएं जी 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 तो पठाल अपने आप में एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर है। हाँ बिल्कुल। उस पठाल में हम अपना गाय भैंसों का दहें जानती है ना, जी जो हम नाज नाज जब करते हैं गाय भैंसों, जी बिल्कुल। बैलों से जब हम उसके फेरे करते थे, उसे दाई कहते हैं। जी तो वो पठाली उस काम भी आती थी। पठाली नाज को कूटने के काम भी आती थी, बिल्कुल। है ना। पठाली में धूप सेकने भी काम आती थी, मेहमानों को बिठाने के भी काम आती थी। हाँ हाँ आज तो साफ कंक्रीट किसका हो गया, सीमेंट का हो गया। जी तो इससे बड़ा आर्ट तो पूरी दुनिया में नहीं था। सही पूरा बात शिल्प, है। पूरा का पूरा शिल्प देखें, और पुराने उन मकानों को अगर आप झांकें तो वो एयर कंडीशनर होते थे, बिना पंखों बिल्कुल। के, बिना एसी के, मिट्टी के घर। गर्मियों में वो ठंड देते थे और सर्दियों में वो गर्मी देते थे। जी तो वो एक आर्ट था हमारा, जीने का एक कला थी। जी वबरा बोलते हैं ना, नीचे जी का, बिल्कुल। हाँ, जहाँ हम नीचे खाना के बनाते, पोर्शन को नीचे वहाँ घेरा हुआ। हमारी दादी माँ चाची खाना बनाती थी। ऊपर डंडेला होता था, वहाँ पर हम बैठे हुए गप शप कर रहे हैं, और वहीं पर फिर ये कॉल आती थी, आ जाओ वबरा में, आ जाओ खाना खाने। और फिर लाइन से हम बैठ करके आग के पास में, चूल्हे के पास में खाना खाने का जो वो जो ऑर्गेनिक माहौल था, जी वो सब का सब अब शून्य हो गया। अब तो अच्छे अच्छे डाइनिंग टेबल में आप खाना खा रही हैं, अच्छे अच्छे पॉट्स में आप खाना खा रही हैं, और अलग अलग डिशेस बन रही हैं। तो हमारे यहाँ तो जी फूड कल्चर ही एक बहुत लंबी जी परंपरा थी उसकी। जी। तो सर जैसे आपने बात करी होली का गणेश के बारे में, तो मैं आपसे एक मत जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से बाहरी कल्चर को आजकल उत्तराखंड में अपनाया जा रहा है, तो एक उसमें मेन जो अभी मैंने देखा है और मैंने नोटिस भी किया है कि गणेश चतुर्थी जैसे अभी गई, तो विसर्जन की परंपरा भी यहाँ पर शुरू कर दी है। अगर तुमने अभी कुछ दिन पहले मेरा फेसबुक पोस्ट देखा होगा, तो मैंने इस पर बड़ा मतलब विरोध स्वरूप एक लिखा था कि गढ़वाल में या पहाड़ों में जी कोई भी गणेश विसर्जन करते हुए दिखाई दे तो पकड़ करके वहीं पर उस पर कंडाली लगाओ, बिल्कुल। है ना। जी उसका वजह यह है, हमारी परंपराओं में किसी भी मूर्ति का विसर्जन तब होता है जब
वो खंडित होती है। खंडित हो जाती है, बिल्कुल। हमारी मूल्य तो ये है, सनातन के मूल्य भी यही कहते हैं। गणेश भगवान न आदि है ना अंत है, सही बात। मतलब वो हमसे भी पहले के और हमारे मरने के भी बहुत बाद तक, रहती दुनिया तक रहेंगे। तो आप उनको विसर्जन कैसे कर सकते हैं? गणेश को ही अगर आपने विसर्जित कर दिया तो फिर खोली पे कौन है? फिर किसको सबसे पहले अर्घ देंगे आप? सही बात। किसका सबसे पहले पूजन करेंगे? हमारी जो रिचुअल परंपराओं में सबसे पहले किसको पूजा करते हैं आप? गणेश गणेश को करते हैं। जी। जब गणेश नहीं होता तो हम गोबर गणेश बनाते हैं जी। ना। चाहे कुछ भी हो, गणेश सबसे पहले चाहिए। जब नहीं होता तो गोबर लाते हैं, गोबर का गणेश बना के सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं। जी। और आप उसका विसर्जन कर रहे हैं। ये जो आयातित कल्चर है, और सिर्फ गणेश का ही नहीं है, बहुत से ऐसे कल्चर हमारे लोकल में ऐसे समा गए हैं जो आपत्तिजनक हैं। जी, बिल्कुल। आज हम जिस शिद्दत से करवा चौथ हमारी स्त्रियां मनाती हैं, विवाहिता मनाती हैं, नो डाउट उसमें आप मनाएं, आपकी आस्थाएं हैं। क्या उन स्त्रियों को पूछा जाए शंकर चौथ भी आपको पता है? जी, शंकर चौथ और वट सावित्री व्रत, हाँ, ये पता जो है। हमारी सनातन परंपरा में है। तो आजकल के ज़्यादातर जो ब्याहताएं हैं उनको पता ही नहीं होगा। जी, ये बॉलीवुड से फॉलो ये किए हुए बॉलीवुड ट्रेंड्स से हैं। और फिल्मों से, टीवी सीरियल से, एकता कपूर से आकर के हमारे कल्चर में जिस तरह से समा गया है, जी, ये इसलिए दुर्भाग्यजनक है क्योंकि इसकी आड़ में हमने अपनी मूल परंपराएं खो दी हैं। ठीक बिल्कुल। है, आपकी पति की कामना करिए, लंबी उम्र आप मतलब पति लोग जिए, जी, लेकिन उसके लिए दिखावे का कल्चर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। शंकर चौथ हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय करवा चौथ से। जी, बिल्कुल। तो यहाँ जब बात हुई है फेस्टिवल्स के बारे में, तो यहाँ के फेस्टिवल्स में मेन क्या क्यूजीन बनता है? क्या पहाड़ी डिशेस बनती हैं ऐसी पर्टिकुलर उन फेस्टिवल्स के बारे में जिनमें अलग ही तरीके की डिशेस बनती आजकल मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है जी, प्रियांशी, जी, कि जहाँ जहाँ हमारे ये ऑटम फेस्टिवल होते हैं ना, जी, जी, वहाँ वहाँ मैं देखता हूँ कि अपने हमारे जो शिल्प हैं, ख़ासतौर से जो पहनावे के दृष्टि से, जैसे जी, ये मुझे यहाँ पर शॉल ये गिफ्ट की गई है, इस तरह के बहुत से ऐसे हमारे सैंपल्स देखने को मिलते हैं। जी, ख़ासतौर से जॉन सार का मैं देखता हूँ कि वहाँ ये जो टोपी आपने पहनी है ये मैं वहाँ से लाया हूँ। जी, वहाँ के जो हमारी सदरियाँ होती हैं, जी, वहाँ के जो हमारे कंबल होते हैं, ख़ासतौर से हमारे जो मिर्जई होती है। इसके अलावा जो मैं देखता हूँ कि कुछ स्टॉल्स में हमारे रुटने, अरसे, मोटी दालें, ये इनका भी एक अच्छा पैकेजिंग इनका हो रहा है। जी, जी, इससे पहले मैं देखता था कि इस तरह के फेस्टिवल में इन चीज़ों का बड़ा अभाव था, नहीं होता था। ये अच्छी बात है कि हमने अपने, ख़ास तौर से उत्तराखंड बनने के बाद, जी, हमने अपने इन फूड कल्चर पे, अपने कस्टम पर, अपने पहनावे पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है, जी सर। और हमारा ध्यान गया भी है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो बाहर के लोग हैं, जो इन पूरी परंपराओं को नहीं जानते थे, वो इन परंपराओं को जान रहे हैं, और यहाँ से जब चीज़ें खरीद कर ले जाते हैं, ख़ासतौर से जो हमारे मैदान के लोग हैं, तो वो जी, बड़े उत्साहित होते हैं, क्या चीज़ है, ये क्या है। एक परिवार में मैं एक अरसे का डब्बा ले गया था, हमारे दोस्त हैं कहीं दिल्ली में, तो जी, उन्होंने कहा कि ये बड़ा मतलब पत्थर जैसा है, ये कटकटा हो जाता ना हमारा जी, अरसा। बिल्कुल। तो मैं उनको जब वो गिफ्ट किया, मैंने कहा आप एक बार इसको खा के देखिए। तो जब एक एक परिवार को एक एक पीस दिए गए, तो उन्होंने चट कर दिया वो एक ही आधे घंटे में इसमें उन्होंने। तो जब पूछा तो मैंने उनकी पूरी परंपरा बताई, किस तरह से बनता है, क्या बनता है। जी, और हमारे यहाँ एक स्पेशल कलेऊ माना जाता है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर तुम अपने माता पिता से पूछो तो जब उनकी शादी हुई होगी, जी, तो तब तो ये मिठाई, ये बर्फ़ी, ये कलाकंद और ये इस वक़्त नहीं कुछ भी है। नहीं था। जी, मिठाई के रूप में रोटने, आरसे दिए जाते थे। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोटने, आरसे आप 1 महीने तक, 6 महीने तक भी घर में रखेंगे तो ये खराब नहीं ख़राब होते। नहीं होते हैं। इनकी स्वाद, इनका रेसिपी और इनकी जो ऑर्गेनिक कैपेसिटी है वो बनी रहती है। जी, आप किसी भी मिठाई को 2 दिन बाद घर में फ्रिज में भी रखेंगे तो भी ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल। ये हमारा फूड कल्चर है, और अच्छी बात है। ख़ास तौर से मैं इसमें मिलेट्स का उदाहरण देना चाहूँगा, जो हमारी मोटे अनाज है। जी, जी, आज मोटे अनाजों पर तो इंटरनेशनली बात डिबेट हो भी हो चुकी रहा है। है, जी। और अब लोग उसकी इम्पोर्टेंस भी जानने लगे हैं, हुँ। है ना। तो हमारी जो बीमारियों का दर है वो हमारे बाज़ार के फूड कल्चर से डेवलप हो रहा है।
बिल्कुल। जितना भी हम बाजार का जो फूड खा रहे हैं, जो खरीद कर लाते हैं, वो क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आया है, क्या उसकी ओरिजिनलिटी है, किसी को कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल। और आज मैं सबसे बड़ी बात जो दुख के साथ में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे जो बच्चे हैं जो ये ऑनलाइन फूड मंगाने का जो परंपरा बन गई है, ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। जी अगर आप देखें तो हमारा जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर हमारी टीन एज में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर ये बात बहुत दुखी करने वाली है, आपको अच्छे भी नहीं लगेगी, लेकिन चलते चलते लड़का दम तोड़ दे रहा है, चलते चलते लड़की दम तोड़ दे रही है, चलते चलते किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो जा रही है, है ना, किसी के ऑर्गन फेल हो जा रहे हैं, किसी के डिसऑर्डर हो जा रहा है। जी ये सीधा सीधा हमारे वो अनकल्चरल फूड है। जिन बाप दादाओं ने हमारे, आज भी अगर गांव में 80 वर्ष के 90 वर्ष के लोगों को देखें तो उन्होंने जो फूड कल्चर फॉलो किया है, आज भी मैं देखता हूँ। हमारे ससुर जी हैं, थोड़ा सा बीमार है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वो 80 वर्ष के हैं, वो भरा हुआ सिलेंडर कंधे में उठा करके सड़क से गांव तक लाते थे, और हम खाली सिलेंडर नहीं ले जा पाएंगे, भरा तो छोड़ बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि उनका जो फूड कल्चर था, चाहे वो मोटे अनाज के तौर पे हो, खेती का सीधा सा अनाज उन्होंने खाया, सब्जियां खेत से तोड़ करके खाई। जी आज हम मंडियों से, बाजारों से जो सब्जियां ले रहे हैं, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन उनमें लगा हुआ है, पता सही नहीं बात कौन है। सा केमिकल दे करके उसको बड़ा किया गया है। तो ये जो फूड कल्चर है, ये भी हमारे उस जनजीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जी तो बिल्कुल। इस पर भी हमें ये फॉलो करना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन करें, मोटे अनाजों का सेवन करें, और ख़ास तौर से जो हमारे ये जो घर गांव में होने वाली जो सब्जियां हैं, उनका उत्पादन करें, उनको खाएं। जी। और सर जैसे आपने अभी फूड कल्चर के बारे में बात करी, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे जिस तरीके से अलग राज्यों के जो फूड्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मिलते पॉपुलर हैं, हैं। हाँ पॉपुलर हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो आप डोसा कहीं भी खा सकते हैं, भले वो साउथ इंडियन है, बट आपको डोसा हर जगह मिल जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में ही उत्तराखंडी भोजन मिलना, ये बहुत यही ज़रा। यही तो मैं इसका जो अनफॉर्चुनेट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा जी दुर्भाग्यजनक पहलू है, वो यही है कि हम अपने फूड कल्चर को डेवलप नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल। है ना। मैंने एक दो बार देखा था देहरादून में, कोई एक दो रेस्टोरेंट थे, मुझे याद है कि इधर बंजारावाला की तरफ कोई पहाड़न प्यारी पहाड़। पहाड़न करके आई थी, उस पर कुछ विवाद भी हुआ था। जी हम एक बार स्पेशली वहाँ अपनी टीम को लेके भी गए थे, जी तो वहाँ पर उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो कोशिशें बहुत नाकाफ़ी हैं। अब पता नहीं वो पहाड़िन है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। जी जी जी। ऐसे ही एक मैंने इधर राजपुर रोड पे भी कोई देखा, पहाड़ी फूड को वो प्रमोट करते हैं, जी तो उनका भी मैंने बहुत अच्छा प्रयास देखा। लेकिन होता क्या है, देखिए, जो हमारा बाज़ार है ना, जी जो बाज़ार की जो सस्टेनेबिलिटी है, बाज़ार का जो जो स्थापना होती है, मतलब वो हमारे यूथ से ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है ना, बुज़ुर्ग तो घर से आके आएगा नहीं होटल में खाना खाने, सही या बात है। हमारी एज के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते प्रेफर जाने नहीं को। करते हैं। प्रेफर कौन करेगा? टीनेजर्स। टीनेज को क्या पसंद है? मैगी, डोसा, चाउमीन मोमो। चाउमीन। तो बाज़ार तो उनकी डिमांड पूरी करेगा, सही बात है। हमारी डिज़ायर पूरी नहीं करेगा, या हमारा जो सोच है उस पूरी नहीं करेगा। एग्जैक्टली। ये चीज़ होनी चाहिए अवेयरनेस यूथ यूथ को, में। कि वो इस तरह के रेस्टोरेंट ढूंढें जहाँ पर आपको मोटे अनाज, चौंसा मिले, चुरकानी मिले, भटवाणी मिले, जी कड़ी मिले, झंगोरा मिले। तो टीन एज में जब तक इस तरह की डिज़ायर नहीं आएगी ना, या हम उनको सिखाएंगे नहीं कि हमारा ये फूड कल्चर हुआ करता था, जी तब तक बाज़ार में वो चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल। जिन स्टेट्स की तुम बात कर रही हो, पंजाब, खासतौर से पंजाब है, पंजाब का टीन एज भी होगा तो सबसे पहले पराठा ढूंढेगा, वो बिल्कुल। मक्खन ढूंढेगा, दही ढूंढेगा, लस्सी ढूंढेगा। हम्म। ये उनकी जड़ों में है। जी। तो हमारे टीनेजर क्या ढूंढ रहे हैं? क्या झंगोरा या नहीं। कोदा नहीं ढूंढ रहे हैं ना। तो वजह ये है, उसका इस्टेब्लिश ना होने की वजह ये है। जी। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि जो कमर्शियल सिनेमा है वो आजकल ग्रो कर रहा है, तो उसको किस तरीके से फोक सिनेमा नहीं जो नहीं, है वो कमर्शियल सिनेमा कहाँ ग्रो कर रहा है, किस एरिया? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कल्चर वो कल्चरल सिनेमा जो है वो उत्तराखंड में ग्रो कर रहा है।
तो फोक सिनेमा उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है कि वो कमर्शियल सिनेमा और बेटर बने? इसको लेकर के मुझ पे मेरे डिफरेंट थिंकिंग है थोड़ी सी। जी। एक तो जो हमारे मन का जो सिनेमा है, जिस तरह से मैं चाहता हूँ, या हो सकता है कि इसमें मतलब मेरी इस बात पे लोग एक राय न रखें, अभी हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं हुए हैं सिनेमा के क्षेत्र में। जी खासतौर से बिल्कुल। अगर हम उत्तराखंड सिनेमा की बात करें, ये अच्छी बात है कि फिल्में बन रही हैं, लगातार बन रही हैं। तीन चीज़ों का बड़ा अभाव लगता है। जी। एक तो टेक्निकली हम लोग अभी बहुत वीक हैं। जी बिल्कुल। हमको सिनेमा की टेक्निक्स को पहले समझना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि सिनेमा और थिएटर का जब हम बात करते हैं तो दोनों में ज़मीनी अंतर ये है कि थिएटर तो एक लाइव आर्ट है, जैसा आपको परफॉर्म करना, जैसा भी उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। हम जब सिनेमा करते हैं, अभी जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, तो एक टेक्निकल बातचीत है। हमारा माइक ठीक है, हमारी लोकेशन ठीक है, हमारा एंगल ठीक है, कैमरा हमें ठीक देख रहा है नहीं देख रहा है, हमारी लाइट्स प्रॉपर आ रही हैं, ये हमारी तकनीकी पक्ष है। जी बिल्कुल। सिनेमा इसी तकनीकी पक्ष का डिमांड करता है, और उस तकनीकी पक्ष का आपको जानकारी कितनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल। दूसरी बात है हमारी कहानियों का अभाव। जो हमारा तात्कालिक विषय है, जी। उत्तराखंड के भीतर चलने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर आपने कितनी गहरी समझ के साथ कहानियां बनाई हैं, जैसे बिल्कुल। पटकथा कहते हैं। और पटकथा अगर बन भी गई तो उसके बाद सिनेमा बहुत बड़ी डिमांड करता है स्क्रीन प्ले की। हम्म। आप किस एज की फिल्म दिखा रहे हैं, किस इरा की फिल्म दिखा रहे हैं, उस इरा में आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका एनवायरनमेंट है, आपकी बैकग्राउंड है, आपका म्यूज़िक है, वो सब कॉन्ट्रडिक्टरी तो नहीं है, विरोधाभास तो नहीं है। अधिकांश फिल्मों में मैंने ऐसा देखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती। और तीसरी बात यह है, हमारे पहाड़ी पन जिसे कहते हैं, गढ़वाली भौण बोल बन जाता है, पहाड़ीपन का घोर अभाव। बिल्कुल। हम जो भाषा उपयोग में ला रहे हैं, चाहे वो कुमाऊनी है, चाहे गढ़वाली है, चाहे जौनसारी है, जब हम डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं ना, तो ना तो वो गढ़वाली है, ना वो हिंदी है, ना वो अंग्रेजी है, वो कठमाली जैसी मतलब हमारी भाषा हो भाषा गई है। है। तो जी। तीन स्तर पर जब तक हम स्ट्रांग नहीं हुए, टेक्निकली, जी। कहानी के स्तर पर, और डायलॉग संवाद अदायगी के स्तर पर जब तक हम कौशल नहीं प्राप्त करेंगे, जी हमारा सिनेमा बहुत कुछ मिस करेगा। बिल्कुल। सर, ये हमारी आज की बातचीत थी, और अब मैं आपसे एक राय और गाइडेंस जानना चाहूँगी। जो बच्चे थिएटर करना चाहते हैं या जो लोग थिएटर में सोचते हैं आगे बढ़ने की, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको सबसे पहले सलाह तो मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना जीविकोपार्जन का एक अच्छा सा साधन ढूंढ लें। जी। ठीक। ये एक बहुत गहरी बात आपने कही है। ठीक है। थिएटर आपको कभी भी जीविकोपार्जन नहीं देगा। जी। अगर आप ये सोचते हैं कि उत्तराखंड थिएटर के अंदर या नॉर्थ इंडिया के थिएटर के अंदर आप थिएटर करके अपना घर चला लेंगे, अपने बाल बच्चे पाल लेंगे, अपना मदर फादर को देख लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है, भारी भूल है। आप थिएटर को एनरिच तभी कर सकते हैं जब पहले से आप एनरिच हों, प्रॉस्पेरियस हों। बिल्कुल। एक अच्छी जॉब देखिए, एक अच्छा काम देखिए, और उसके बाद जब आपको समय मिलता है तो तब थिएटर करें। जी। और थिएटर भी ऐसा करें जो आपके मूल्यों के समानांतर हो, जिसमें आपकी परंपराएं हों, जी बोली हो, भाषा हो। ख़ास तौर से हमारा थिएटर जो है वो एक रिवोल्यूशन मांगता है, आंदोलन मांगता है। बिल्कुल। थिएटर एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी समस्याओं को उठा करके पब्लिक को डिलीवर करते हैं, जी और उसमें हम समाधान भी बताते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हो सकता है कि आप करते 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 इतने कमर्शियल हो जाएं कि फिर आप उससे भी कुछ आप अर्न करने लगें, जी है ना। लेकिन इतना मैं पहले रिपीट कर रहा हूं कि पहले अपना एक अच्छा सा ठौर देखिए, खाने पीने का साधन देखिए, फिर थिएटर करिए। जी। तो ये बातचीत मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने को नहीं मिली। अब आखिर में मैं बस आपके मुख से कुछ अच्छा सा फोक अगर हमें सुनने को मिल जाए, और हमारी ऑडियंस को हाँ कुछ हाँ, प्यारा काफ़ी सा है, गीत। काफ़ी फोक सुनने को है। तो अब हारमोनियम भी हमारे बीच आ चुका है, तो क्यों ना जल्दी से हम सर आपकी वाणी सुने। जी।
अभी हमारी बातचीत में एक अंश आया था बेड़ा परंपराओं का। जी बिल्कुल। हमारी बेड़ा परंपराएं या बद्दी परंपराएं अब तो ख़त्म हो गई हैं। बद्दी एक किस्म की जाति थी हमारे गढ़वाल में, जी और बेड़ा परंपरा इसलिए भी चलती थी, उस परिवार के लोग उसी परंपरा से अपना जीविकोपार्जन करते थे। जी यानी अन्न धन उसी से कलेक्ट करते थे। जहाँ पर वो नृत्य होता था वहीं पर उनके बर्तनों में गेहूँ, चावल, आटा जो भी हमारे पास होता था, जी। क्योंकि एक ज़माने में इसी तरह से समाज चलता था। और बादी परंपरा चलाने वाले लोग हमारे जो निचले दर्जे के जो लोग हुआ करते थे, वो इस परंपरा को चलाते थे। जी बादी परंपरा बेसिकली ये है कि एक हस्बैंड और वाइफ का एक जोड़ा होता था, और कालांतर में तो ऐसा भी होता था कि एक आदमी की दो दो तीन तीन पत्नियां हुआ करती थी। जी जी जी। तो एक हस्बैंड चल रहा है, दो दो पत्नियां चल रही हैं, तीन पत्नियां चल रही हैं, हम्म। और उस वाद्य नृत्य से ही अपना भरण जीवन। पोषण कर रहे हैं। जी वो हमारा मनोरंजन भी होता था। जी जिस दौर में हमारे पास ना टेलीविज़न था ना पिक्चर्स देखने के कुछ साधन थे, तो हम रात भर बादी कौथिक, बेड़ा कौथिकी देखा करते थे। जी तो अगर एक इलाका आपने सुना होगा, टेहरी में 11 गांव हिंदाओं का एक इलाका है, और वहाँ पर राधा खंडी एक परंपरा है। जी राधा खंडी परंपरा बेड़ा परंपरा के लोग गाते हैं जी या जी नृत्य करते हैं। राधा खंडी बेसिकली कृष्ण और राधा का मिलन का गीत है, जी और कृष्ण राधा के मिलन के गीत को वाद्य परंपरा में किस तरह से गाया जाता था उसके कुछ अंश मैं आपको सुना देता हूँ। एक पाथी दुई पाथी फ्यूं लड़ी फूले, एक पाथी दुई पाथी फ्यूं लड़ी फूले, जूं जूं मरवा जाए रे। एक पाथी दुई पाथी फ्यूं लड़ी फूले, जूं जूं मरवा जाए रे। खेतों की फ्यूं लड़ी फूले, शीतल सिलंग जाए रे। गोविंदा तेरो नाम ल्यो मैं गल तुलसी की माला है। गोविंदा तेरो नाम ल्यो मैं गल तुलसी की माला रे। रूप को डंडा गोविंद खेले, रूप को डंडा गोविंद खेले, जूं जूं मरवा जाए रे। खेतों की फ्यूं लड़ी फूले, शीतल से लग जाए रे। गोविंदा तेरो नाम ल्यो मैं गला तुलसी की माला। तो ये राधा खंडी का एक रूप है। गीत लंबे हैं इसमें। जी जी जी। और बाकी वैसे गीत जो बेड़ा परंपरा के चलते हैं, अगर आपने बहुत से गीत प्रीतम भरतवाण के भी सुने हों, जी जी जी। जो हमारे जागर गायक हैं, जागर सम्राट जिन्हें कहा जाता है, उनके भी बहुत से गीत हैं बेड़ा परंपरा के जिन्होंने उन्होंने डॉक्यूमेंट करके गाए हैं। मेरो दिन से रोणू होलो खिड़की मोरियों माँ, दिने सकी गोरी मुखड़ी माँ लागे पोडरा। मेरो दिन से रोणू होलो खिड़की मोरियों माँ, मेरो दिन से रोणू होलो खिड़की मोरियों माँ। दिन सका बुबा ओला गाड़ी मोटर माँ, दिने सका बाबा ओला गाड़ी मोटर माँ, मेरो दिन से रोणू होलो खिड़की मोरियों माँ। ये कुछ ऐसे गीत हैं जो बचपन जी के जी हैं, जी बिल्कुल। और इन गीतों को गा करके मनोरंजन होता था। तो किसी का अगर दिनेश नाम का बच्चा है तो उसको अपने दिनेश की याद आती थी। किसी का हस्बैंड जो फौज में है उसकी इंतजारी और बढ़ा देती थी। तो ये गीत कुछ ऐसे थे जो जी। बेड़ा परंपरा के गीत थे। और बाकी सर, कुछ जैसे कि उत्सव ग्रुप चक्रव्यूह के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो मैं चाहूँगी कि गढ़वाली चक्रव्यूह का कुछ अगर एक अंश आप हमें सुना दें। हाँ, चक्रव्यूह तो इसमें तो तुम भी काफ़ी रही हो हमारे साथ में। जी और चक्रव्यूह बेसिकली जो उसका कथा गायन है वो हमारे पंडवाणी जागर और अलग अलग गीतों के
धुनों को मिला करके बनाया गया है, जो उसका एक पवाड़ा मैं सुना देता हूँ। हे जदेवू जो हार लगोंदू 5 भय पुणोते, जदेवू जो हार लगोंदू माता कुंदी गा, रानी दुर्पदा गा। हे पणो आज मेरा स्वामी दुर्योधन तुम्हारा वास्ताया, कागली लेखे च घोड़ा घोड़ा आखर लेख्या छन, छाटा छाटा रहबार रूखा रूखा शब्द लेख्या छन, अर तीखा तीखा स्वाल। आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करें, तैमा तुम होता युद्ध कनो को न्योतो भेजो च, आज तुम उन चक्रव्यूह भेद लेते विजय तुम्हारी नी भेद सके ते कुरुक्षेत्र मा तुम हार मान हुए गया। तो ये कथा गायन चलता रहता है, बहुत लंबा 1.5-2 घंटे का ये विषय है। ये छोटा सा अंश था, इससे आपको अंदाजा होगा कि इसकी गायकी की शुरुआत इस तरह से होती है, और अलग अलग इस पर कभी अलग से बातचीत हो सकती है। जी बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आपकी वाणी सुनकर तो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए थे। भले मैं इस नाटक को काफ़ी बार कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार जब भी मैं इसकी शुरुआत सुनती हूँ या ये नाटक जब भी शुरू होता है, तो उस वक्त से ही ना वो रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। ये कुछ इसका प्रोजेक्शन ही कुछ ऐसा है जी कि हर कोई इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको देख करके। जी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत बहुत करके, और धन्यवाद। हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस कार्यक्रम में आपको नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी। मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए हमारी इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को जिनको फ़ोक कल्चर के बारे में नहीं पता, जिनको फ़ोक कल्चर के बारे में जानना है, उन तक ये वीडियो जा सके। तो मेरी उम्मीद है आप सभी से, मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले पॉडकास्ट में एक अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।